क्या होता अगर एक बुजुर्ग महिला जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है अचानक एक जंगली साहसी यात्रा पर निकल पड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि वो अपनी चतुराई और हिम्मत से एक बड़े से फ्रॉड को हराकर अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सकती है। जरा सोचिए, जब दादी भयंकर को अपने ही पैसे चोरी होते हुए दिखे तो वो क्या सिर्फ अपनी बुजुर्ग अवस्था में बैठकर हार मान लेगी? नहीं, वो अपने आत्मविश्वास और अपनी कड़ी मेहनत से उन लोगों को मात देने लगती है जो उन्हें कमजोर समझते हैं। लेकिन क्या अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आएगी? क्या दादी और दादा अंगोला के बीच की टकरार उस रास्ते में आएगी या फिर वे दोनों साथ में मिलकर अपने दुश्मनों को धूल चटा देंगे? जानने के लिए इस रोमांचक सफर को देखना ना भूले, क्योंकि दादी भयंकर ने वो कर दिया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक साहसिक सफर की नहीं बल्कि रिश्तों, समझदारी और आत्मविश्वास की भी एक अनोखी मिसाल है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक 90 साल की महिला की है जिनके हाथ पैर पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। एक दिन उनके पास फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पोते का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत $10,000 ट्रांसफर करने होंगे। जैसे वो पैसे ट्रांसफर करती है उसके साथ एक स्कैम हो जाता है। वो महिला बहुत ही साहसी थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो इस स्कैमर को पकड़ कर ही रहेगी। अपने बूढ़े दोस्त को लेकर वो निकल पड़ती है। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मृत्यु को तो पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, लकड़ी शमशान तक पहुंच चुकी थी और फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग भी मिली है। सड़े हुए टमाटरों ने भी इसे 98% तक ताजगी से सराहाया है, यानी फिल्म में दम है। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि दादी जो 93 साल की हो चुकी है अपने पोते डैनी से कंप्यूटर चलाना सीख रही है। दादी पूछती है कि बॉबी की मेल कहाँ है। पोता जवाब देता है कि स्क्रॉल करो दादी, लेकिन दादी स्क्रॉल करने के बजाय कंप्यूटर को इधर उधर घुमा देती है। फिर पोता कहता है कि दादी तुम स्क्रॉल नहीं कर रही हो, और वो उसे बताता है कि मेल को स्क्रॉल करके देखना चाहिए। फिर दादी भयंकर पूछती है कि ये बता बेटे कंप्यूटर क्या होता है। पोता जवाब देता है कि दादी यही कंप्यूटर है और इसे कंप्यूटर कहते हैं। दादी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि इसे कंप्यूटर कहते हैं, पर ये काम कैसे करता है? पोते के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर दादी पूछती है कि ये बता कंप्यूटर चलाने से मेरे बाल तो नहीं उड़ जाएंगे ना? पोता कहता है कि अरे नहीं दादी, बालों का इससे कोई लेना देना नहीं। फिर वो पोता उन्हें एक ईमेल दिखाता है जिसमें एक सिंगर का गाना गा रहा था। ये गाना उसकी दादी की जवानी के दिनों का था, इसलिए दादी को वो गाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद दादी और पोता मिलकर टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फिल्म देख रहे होते हैं, जिसमें टॉम क्रूज बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है। दादी पूछती है कि स्टंट डबल है क्या? पोता कहता है कि नहीं दादी, टॉम क्रूज खुद ही अपने सारे स्टंट करता है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाता है। दादी कहती है अगर वाह, बड़ा कमाल का बंदा है, बहुत आगे जाएगा। लेकिन दादी को क्या पता था कि वो पहले ही बहुत ही आगे जा चुका था। इसके बाद डैनी वहाँ से चला जाता है और दादी अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में लग जाती है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार की गोलियों को लाइन से लगाना। फिर वो थोड़ी देर बाद कंप्यूटर चलाने की कोशिश करती है और टाइपिंग करती है, लेकिन सारी स्पेलिंग गलत होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने पैरों की एक्सरसाइज करती है। एक्सरसाइज के बाद वो इंस्टाग्राम को चलाती है जो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। इस वजह से कैमरा गलती से खुल जाता है और एक फोटो खींची जाती है जिसे वो अनजाने में अपलोड भी कर देती है। फिर रात को वो फिर से कंप्यूटर चलाती है, थोड़ी देर गेम खेलती है और फिर सो जाती है। सुबह जब दादी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी तभी उसके पोते डैनी का कॉल आता है। वो कहता है दादी मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं अभी जेल में हूँ। मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी को गलती से टक्कर मार दी है। ये सुनकर दादी घबरा जाती है, क्योंकि इस उम्र में सभी को अपने पोते पोती से बहुत ही प्यार होता है। लेकिन दादी को डैनी की आवाज में कुछ अजीब सा लगता है। तुझे जुकाम हो गया है क्या? डैनी कहता है कि नहीं दादी, मेरी नाक टूट गई है, एयर बैग फट गया था ना। अच्छा सुनो, अभी आपके पास एक वकील की कॉल आएगी जो आपको उस एड्रेस के बारे में बताएगा जहां आपको $10,000 भेजने हैं। जैसे ही वकील की कॉल आती है दादी तुरंत उसका एड्रेस एक कागज पर नोट कर लेती है। $10,000 बहुत ही बड़ी रकम थी, इसलिए दादी अपने बचत में से पैसे निकालती है और पोस्ट ऑफिस की ओर निकल पड़ती है। इस दौरान वो अपनी बहू गेल को भी कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि फोन साइलेंट पर था। फिर दादी अपने बेटे को कॉल करती है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो मीटिंग में था। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर दादी वो अपना लिफाफा जिसमें $10,000 थे पोस्ट ऑफिस में डाल देती है। गेल जब अपनी सास की कई मिस कॉल देखती है तो तुरंत अपनी सास को कॉल करती है। सास सब कुछ समझाती है कि क्या हुआ। इसके बाद गेल अपने बेटे डैनी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो मस्त सो रहा था। फिर गेल अपने पति एंट को कॉल करती है और सारी बातें बताती है, जिससे वो भी चिंतित हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद डैनी जब कॉल उठाता है तो उसे इस बारे में बात की जाती है। ये सुनते ही सबको समझ में आ जाता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, डैनी ने किसी को टक्कर नहीं मारी थी,
ये सब एक धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड कॉल था। दादी की बात सुनकर उसका बेटा हैरान होकर पूछता है कि मम्मी आपने कैसे सोचा कि डैनी किसी को टक्कर मार सकता है, क्या आपको उसकी आवाज में कुछ समझ में नहीं आया? तो दादी जवाब देती है कि अरे बेटा, मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं घबरा गई और पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। ये सुनकर उनका बेटा और डैनी की बाकी फैमिली की जल्द से जल्द गाड़ी में बैठकर पुलिस थाने की ओर निकल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वाला कहता है कि ऐसे मामलों में पैसे वापस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर जब आपके पास इन लोगों का कोई पता ठिकाना ना हो। दादी कहती कि अरे ये क्या बात हो रही है, मेरे पास उनका पता है। और वो अपने पर्स में उस स्कैमर का पता ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता क्योंकि दादी को याद ही नहीं था कि उसने वो पता कहाँ रखा था। इसी बीच पोस्ट बॉक्स से पैसे वाले लिफाफ को निकाल लिया गया था। दादी पूछती है पर उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला? पुलिस वाला जवाब देता है कि मैम, वो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट से नंबर निकाल कर किसी को भी रैंडमली व्यक्ति को कॉल कर देते हैं। दादी फिर पूछती है कि सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या मतलब है, फेसबुक के जैसा? पुलिस वाला कहता है कि हाँ ठीक वैसे ही। दादी भयंकर जो कुछ गलतियों के कारण बहुत ही दुखी हो जाती है, सोचती है ये मार्क जकरबर्ग क्या कर रहा है, वो ऐसा कैसे होने दे सकता है? उसने अपनी एप्लीकेशन को ठीक करना चाहिए, उसे इस तरह के फ्रॉड को नहीं होने देना चाहिए। पुलिस वाला फिर कहता है कि इस गलती को दोबारा होने से रोकने के लिए हमें आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपने लुटेरे को बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। वो ये भी सलाह देता है कि दादी को अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को रद्द करवा देना चाहिए। ये सब सुनकर दादी को बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो अपने परिवार के लिए बोझ बन गई है और वो इस उम्र में सोचना स्वाभाविक था क्योंकि अब वो सब कुछ नहीं कर सकती जो लोगों को खुश कर सके। अब वो खुद को एक तरह से गलतियों को पुतला समझने लगती है क्योंकि अब वो किसी समझदार बच्ची की तरह हो गई थी जिसे हर वक्त देखभाल की जरूरत थी। बुढ़ापा ऐसा ही होता है, लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। नई जनरेशन के लोग जो ग्रेजुएट होकर कंप्यूटर पर काम करते हैं और 15 से 20 हज़ार की नौकरी करते हैं खुद को बहुत ही पढ़ा लिखा समझते हैं, जैसे उन्होंने दुनियादारी का सारा ज्ञान ले लिया हो। खैर दादी के जितने भी ख्याल थे सब उन्हें नकारात्मक लगे और उसने उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद जब वो अपने अकेले होती है तो उन्हें अखबार में एक खबर मिलती है जिससे दादी को एहसास होता है कि मुझे भी खुद के लिए कुछ करना चाहिए। उम्र भले ही ज्यादा हो लेकिन मैं अपने परिवार को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं उन पर बोझ नहीं हूँ, मुझे उनका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। फिर वो अपनी मेहनत से अपने पैसे वापस लेने के लिए उस स्कैमर का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो पोस्ट ऑफिस के बाथरूम में पहुंचती है जहां उसने पैसे डाले थे। बाथरूम के डस्टबिन में तलाशने पर उसे एक स्कैमर का पता मिल जाता है। दादी खुशी खुशी अपने पोते डैनी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे उसका पता मिल गया है जिन्होंने मेरे साथ घोटाला किया था, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो मुझे कहाँ मिला। डैनी पूछता है कि दादी वो तुम्हें कहाँ मिला? तो दादी जवाब देती है डाकघर के बाथरूम में मिला। डैनी हैरान होकर पूछता है दादी तू डाकघर कैसे गई? पैदल गई? ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, डाकघर बहुत दूर है। दादी भयंकर कहती कि अरे यार क्यों बकवास कर रहे हैं, मुझे पता है वो तो कुछ ब्लॉक ही दूर है। डैनी कहता है कि गलत बात है दादी, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बताना चाहिए था, मैं घर पे वैसे भी फ्री हूँ, मैं तुम्हें ले जाता, तुम अकेले इतनी दूर नहीं जाओ। माना कि तुम्हें अपना पता मिल गया है लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, हम साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे। दादी भयंकर कहती है पर मेरे पैसों का क्या? डैनी जवाब देता है तेरी सेहत ज्यादा मायने रखती है दादी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो, और तू उन्हें लेने के लिए निकल पड़ती है। इससे पहले कि कोई और बात हो दादी एक के बाद एक अपने सारे पुराने दोस्तों को कॉल करती है जिसके साथ उसने अपना बचपन और जवानी बिताई थी, हंसी मजाक की थी और दुनिया के सारे रंग देखे थे, लेकिन वो अब सब इस दुनिया से जा चुके थे। उनके प्राण पखेरु अब तक उड़ चुके थे। एक ही दोस्त बचा था जिसका नाम था दादा अंगोला। वो जिंदा तो था लेकिन अब उसे कुछ सुनाई नहीं देता था और वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, इसलिए दादी भयंकर के लिए वो किसी काम का नहीं था। अपने पोते डैनी के साथ बैठकर दादी अंगोला से मिलने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचती है। दादी कहती है मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, अगर ना आऊं तो तुम मुझे अंदर लेने आ जाना। डैनी अपने फोन में 30 मिनट का टाइम सेट कर लेता है और दादी अंदर चली जाती है। दादी और दादा अंगोला मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर दादा अंगोला बताता है कि वो एक वृद्ध आश्रम में आज रात होने वाले एक नाटक का हिस्सा है। इसके बाद दादा अंगोला उसे अपने रूम दिखाने लेके जाता है जहां उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी थी। दादी इस स्कूटर को लेने आई थी। दादा अंगोला बताता है कि ये 3 पहियों वाली स्कूटर है और एक चार्ज में 70 किलोमीटर तक चलती है। इसका लाल रंग मैंने इसलिए लिया ताकि लोग मुझे आते हुए नोटिस कर सके। जवानी में तो सो नहीं किया लेकिन अब मैं दिल खोलकर सो कर रहा हूँ। दादी पूछती है कि क्या मैं तेरी स्कूटर उधार ले सकती हूँ? दादा अंगोला चौंक जाता है जैसे किसी ने उसकी लैम्बोर्गिनी मांग ली हो। दादी उसे पूरी बात बताती है कि स्कूटर क्यों चाहिए, कहाँ जाना है और क्या काम करना है। दादा अंगोला हैरान होकर पूछता है क्या तू इस उम्र में आकर पागल हो गई है? तेरा दिमाग घुटनों में तो पहले ही था, अब क्या एड़ियों में आ गया है? तू पुलिस वालों के पास क्यों नहीं जाती, अपने परिवार को क्यों नहीं बताती?
दादी जवाब देती है कि देख, मैं पुलिस वालों के पास गई थी, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। मेरे परिवार वाले मेरी सुन नहीं रहे हैं। मुझे अपने स्कूटर नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तू मुझे एक बार इसे चलाने दे सकता है, ताकि मैं मार्केट से ही ऐसे खरीद कर कुछ ला सकूं। अब दादा अंगोला, जो एक भोला भाला, शरीफ और सादा जीवन जीने वाला 81 साल का आदमी है, दादी को स्कूटर दे देता है। दादी भयंकर उसे पूरी स्पीड में भगाती है और एग्जिट की तरफ जाने लगती है। दादा अंगोला को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो अपने वृद्ध आश्रम के किसी दोस्त की स्कूटर लेकर दादी के पीछे भागने लगता है। जब वो दादी के सामने आके खड़ा हो जाता है तो दादी नहीं रुकती। तब दादा अंगोला भी हिट से हिट बजाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों के भयंकर टक्कर होती है। अब दादी के स्कूटर में ज्यादा ताकत थी। अब वो दादा अंगोला के स्कूटर को पीछे धकेलते हुए पूरी स्पीड में एग्जिट से बाहर निकल जाती है। इससे पहले कि सड़क पर चढ़ती, अंगोला उसके सामने आ जाता है और कहता है, रुक जा, हमें बात करनी चाहिए। दादी भयंकर गुस्से में कहती है कि पता नहीं क्यों हर बार हर कोई मुझसे बात क्यों करना चाहता है। देख, मुझे तेरी स्कूटर चाहिए, तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे सामने से हट जा वरना चढ़ा दूंगी। अंगोला कहता है कि नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे कुल्लों में टाइटेनियम लगा है, मुझे स्कूटर की जरूरत पड़ती है। दादी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे टाइटेनियम के कुल्ले लगे हैं, चल पीछे बैठ जा, उसका टेस्ट कर लेंगे वो कितने कामयाब है। फैसला तुझे करना है कि तू मेरे साथ जाएगा या नहीं। वहीं डैनी का 30 मिनट का टाइम अब पूरा होता है और वो दादी को लेने के लिए वृद्ध आश्रम में पहुंचता है। रिसेप्शन पर जब वो पूछता है तो पता चलता है कि वहाँ दादी की कोई जानकारी नहीं है। फिर वो दादा अंगोला के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ भी दादी नहीं मिलती। अब डैनी अपनी माँ को कॉल करता है ताकि वो इस बारे में जानकारी दे सके। वहीं दादी और दादा अंगोला अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दादा अंगोला कहता है कि सुन, मुझे 8 बजे तक यहाँ वापस पहुँचना है, वरना मेरा नाटक छूट जाएगा। इस बीच वृद्धाश्रम वाले परिवार वालों से पूछताछ कर रहे थे कि दादी कहाँ जा सकती है। वो बताता है कि दादी कभी कभी पिज्जा खाने के लिए वहाँ जाती थी। वृद्धाश्रम वाले कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो 1 ही घंटा हुआ है, इतनी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं बन सकती। आप देखिए, वो इधर उधर किसी जान पहचान वाले के पास गई होगी। मोटी कहती है कि हमें दादा अंगोला का तो पता है, पर आप बताइए कि दादी भयंकर को कौन कौन सी बीमारियां है। वो बताती है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर सही से काम नहीं करता, गुर्दों में ऑक्सीजन नहीं जाती, घुटने का रिप्लेसमेंट हो चुका है, दिल में वॉल्व डाले हुए हैं और हाल ही में ब्रेन ट्यूमर भी हुआ है। बस इसके अलावा वो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है। इस पर वृद्धाश्रम वाले कहते हैं, ये तो अच्छी खबर है, इतनी सारी बीमारियों के बावजूद वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, शायद यही आसपास भटक रही होंगी। इस बीच दादा अंगोला और दादी भयंकर काफी दूर चले जाते हैं। दादा अंगोला कहता है कि यार, मोना से मिले हुए काफी समय हो गया है, वो यहीं आसपास कहीं रहती है, चल उससे मिलकर आते हैं, क्योंकि कभी वो मेरे करीब नहीं आना चाहती थी, पर मैं उसके पास भी कभी नहीं गया, क्या पता आज मौका मिल जाए। दादी भयंकर कहती है, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम उसी के घर जा रहे हैं, मुझे एक बंदूक की जरूरत है, क्या पता लुटेरे हम पर हमला कर दे, वो हमारे काम आ सकती है, हमारी सावधानी बरतनी चाहिए, जान का जोखिम नहीं लेना चाहिए। दादा अंगोला पूछता है, पर तू ये सब करेगी कैसे। दादी जवाब देती है कि अरे तू उसका ध्यान भटकाना ना, और मैं उसके बंदूक चुरा लूंगी। माना कि वो अभी भी बहुत ही तेज है, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। दादी भयंकर और दादी अंगोला मोना के घर पहुंचते हैं, जहां मोना अकेले टीवी देख रही होती है। उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन टेबल पर कॉकरोच इधर उधर घूम रहे होते हैं। दादी मोना से पूछती है, ये सब क्या है। मोना कहती है कि ये कॉकरोच मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, ये बहुत तेज है, मैंने कसम खा रखी है इन्हें मारने की, लेकिन अब तक कोई मरा नहीं। दादा अंगोला मोना के साथ पुराने समय की बातें करने लगता है और दादी भयंकर बहाने से मोना के ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहाँ मोना ने अपनी बंदूक रखी थी। दादी कई कोशिशों के बाद अलमारी के ऊपर रखी हुई बंदूक निकाल लेती है, लेकिन जैसे वो नीचे गिरती है उसका हाथ से गन गिर जाता है और गलती से गोली भी चल जाती है, जो नीचे रखे गुलदस्ते को तोड़ देती है। लेकिन दादी और दादा इसको एहसास नहीं होता। दादी धीरे धीरे बंदूक को अपने झोले में रखती है और नीचे आकर कहती है कि मोना, अब हमें चलना चाहिए, हम यहीं पास ही में थे तो तेरा हाल चाल पूछने आए थे, ये देखने आए थे कि कहीं तेरा राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। मोना कहती है, रे रुक जाओ, मैं अपने जूते पहन लूं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊंगी। दादी भयंकर जानती थी जूते पहनने में 1 घंटा लगेगा। वो कहती है, नहीं तू आराम कर, हम चले जाएंगे। दादा अंगोला प्यार से उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अपना ख्याल रखना, जाने मन, कभी मैं फिर मिलने आऊंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दादी भयंकर और दादा अंगोला कई घंटों तक चलते रहते हैं, लेकिन उनकी स्कूटर की बैटरी डेड हो चुकी थी, जिससे उन्हें पेट्रोल पंप पर उसे रुकना पड़ता है और वहाँ पर वो बैटरी चार्ज करते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। काफी समय तक चलने के बाद वे एक अजीब सी जगह पे पहुँचते हैं, क्योंकि दादी भयंकर रास्ता भटक चुकी थी। दादा अंगोला कहता है कि 1 मिनट रुक जा, मैं किसी से रास्ता पूछ कर आता हूँ, और दादी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। दादी कहती है कि रुक जा, एक बार सांस तो ले ले, मेरे तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने तो दे। अंगोला का दिमाग थोड़ा खराब हो चुका होता है, तो शुरुआत से ही ऐसी है, कभी किसी की नहीं सुनती। दादी जवाब देती है कि अगर मैं तेरी सुनती ना
तो तेरे साथ अभी किसी अनाथ आश्रम में रह रही होती, तेरी रूममेट होती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वृद्धाश्रम में रहना किसी का सपना नहीं होता, ये मजबूरी होती है। दादा अंगोला फिर गुस्से में कहता है कि दिमाग तो खराब मत कर तू मेरा, फटाफट अपने घर वालों को फोन कर और उन्हें यहाँ बुला। दादी भयंकर शांत स्वर में कहती है, नहीं, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही मैं गलतियों का पुतला हूँ। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं उपयोगी हूँ और यूजफुल हूँ। दादा अंगोला जवाब देता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम बूढ़े हो चुके हैं? हमसे प्यार करने वालों की हम जिम्मेदारी हैं। तुम अपने आप को यूजफुल बता सकती हो, दूसरे बूढ़ों से अपने आप को अलग बता सकती हो, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। ये बातचीत उनकी चिंताओं और आपसी संबंधों की गहरी समझ को दिखाती है, जिसमें दादा अपने आत्मसम्मान और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करती है, जबकि दादा अंगोला अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करता है। दादी भयंकर और दादा अंगोला के बीच बहस और तनाव बढ़ जाता है। दादी गुस्से में कहती है, यार तू अपने आप को एक बच्चों की तरह ट्रीट करेगा तो लोग भी तुझे बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। मर्द बन जा मर्द, तू मर्द नहीं था तभी तो मैंने तेरे करीब नहीं आई। इस गुस्से में दादी ये भी कह देती है कि उसे दादा अंगोला की कोई जरूरत नहीं है, बस उसकी स्कूटर चाहिए थी जो उसके पास है। इसी दौरान उसकी स्कूटर सड़क के बीचों बीच पार्क कर देती है, जिससे एक गाड़ी आकर उसके हिट कर देती है और वो आगे चली जाती है। दादा अंगोला गुस्से में आकर दादी को गालियां देने लगता है। दादी भी अब गुस्से में होती है और दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं। बाद में दादी ठोकर खाकर गिर जाती है और उसे उठने में मुश्किल होती है। दादा अंगोला जो अब थोड़ा शांत हो चुका था, दादी को सहारा देता है और उसे उठाता है। दोनों फिर सड़क के किनारे पे एक बेंच पे बैठकर अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और इस सिचुएशन को शांत करते हैं। इस समय दो और बूढ़े वहां से गुजरते हैं, जिसमें से एक दादा भयंकर को पहचानता था और उन्हें लिफ्ट देने का प्रस्ताव करता है। वे दोनों दादी को उस पीओ बॉक्स के एड्रेस पर छोड़ देते हैं जहां दादी ने पैसे ट्रांसफर किए थे। जब दोनों अंदर जाते हैं तो बॉक्स नंबर 21 को देखते हैं, जिसमें दादी के पैसे थे। तो वे पुलिस को बुलाने की बजाय वहीं रुक के इंतजार करते हैं कि कौन इन पैसों को लेने आता है। ये सिचुएशन अब और भी दिलचस्प होती जा रही थी, क्योंकि दादी और दादा के लिए ये एक नई जंग बन चुकी थी, जिसमें वे सही को पहचानने के लिए चुपके से जांच कर रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि बॉक्स नंबर 21 से एक माइकल नाम का लड़का पैसे निकाल लेता है। दादी भयंकर और दादा अंगोला माइकल के पीछे पीछे चले जाते हैं, उसकी दिशा का पालन करते हैं। माइकल जिस बिजली के लैंप की दुकान में घुसता है, दादी अंदर जाने का फैसला करती है। वो दादा से कहती है कि वो बाहर रुककर निगरानी रखे, जबकि वो खुद अंदर जाके बात करने की कोशिश करती है कि शायद माइकल उसे पैसे दे दे। दादा अंगोला थोड़ा चिंता में होता है और पूछता है कि पर मैं तुझे गाइड कैसे करूंगा। इस पर दादी अपने कान की मशीन को फोन से कनेक्ट करती है और फोन दादा के हाथ में दे देती है। अब दादा अंगोला बाहर से दादी को गाइड करता है, जैसे कि नीचे देख लैंप पड़ा हुआ है, उससे टक्कर खाकर गिर मत जाना, सामने लैंप लटका हुआ है, ध्यान रखना, आगे संकरी जगह है, इसे धीरे धीरे चलना और कुछ भी गिरा के तोड़ मत देना। लेकिन चाहे दादी कितनी भी सावधानी से चलने की कोशिश करे, वो एक मूर्ति से टकरा जाती है और वो गिरकर टूट जाती है। दादी की हरकत दुकान के माहौल को और भी जटिल बना देती है, क्योंकि अब उसे माइकल से उसके पैसे लेने के लिए और भी सावधानी से काम लेना होगा। ये दृश्य हंसी और तनाव का मिश्रण पैदा करता है, क्योंकि दादी का मनोबल ठाना हुआ होता है, लेकिन हाथ से उसे रोकने में सफल नहीं होते। दादी भयंकर ने उस बेड को पार किया जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी और हिम्मत से उसे लुढ़क के पार कर लिया, जहां माइकल और हार्वी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे हुए थे। हार्वी अभी भी फोन पर किसी को धोखा दे रहा था और दादी से मिलने पर उसने पहले तो दिखावा किया कि वो उसे नहीं पहचानता, लेकिन दादी ने जब उसे बताया कि वो वही व्यक्ति है जिसने उसके पोते के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उससे $10,000 ठगे थे, तो हार्वी घबरा गया। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और दादी के पास आकर कहा कि उसने उसे गलत समझा है और ये सब महज एक गलतफहमी थी। लेकिन दादी ने इसे आसानी से ना स्वीकार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब इस गलतफहमी को हम दूर कर देंगे। फिर उसने तुरंत दूसरे फोन से पुलिस को कॉल किया। ये सुनकर हार्वी बौखला गया और उसने दादी के फोन को हाथ से मारकर साइड में गिरा दिया, जैसे वो कुछ छुपाना चाहता हो। यह पूरी घटना बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ ले चुकी थी और दादी अपने पैसे वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जबकि हार्वी और माइकल को अपनी चालाकियों से परिणाम का सामना करना पड़ सकता था। हार्वी की बातें सुनकर दादी भयंकर पूरी तरह से शांत रहती है, जबकि उसकी हालत खराब हो रही थी। वो लगातार दादी से माफी मांगता है और ये बताता है कि उसकी दुकान अब सही नहीं चल रही, लोग अब ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं और उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी है। वो अपनी दुकान को बचाने के लिए किसी भी हद को जाने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वो दादी के सामने घुटने टेक कर अपनी भीख मांगने की पेशकश करता है। उसकी आवाज में तड़प थी, लेकिन दादी को उस पर कोई दया नहीं आती। वो हार्वी को साफ और सख्ती जवाब में देती है कि उसका पैसा कोई और नहीं ले सकता। मुझे तेरे जैसे लोगों से मुआवजा नहीं चाहिए, जो मैंने कमाया है वो मेरा है और वो मैं तय करूंगी कि उसे कौन लेगा, वो कहती है। दादी का आत्मविश्वास हार्वी की झूठ और माफी की गुहार के खिलाफ पूरी तरह से मजबूत था। वो भूलने का नाटक करती है और वो यहाँ क्यों आई थी, और एक पल के लिए वो दिखाती है कि जैसे उसे पूरी घटना याद ही नहीं है। हार्वी जो पहले इन सबको एक छोटे से धोखेबाज खेल के रूप में देख रहा था, अब इस स्थिति को पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो देखता है कि दादी और दादा अंगोला की टीम
उसकी मंशा को पहचान चुके हैं और अब उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। दादी भयंकर ने जैसे ही हार्वी के कमरे में बंदूक तानी, माहौल में एक सनसनी से फैल गई। हार्वी जो पूरी तरह से डर चुका था अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दादी की दृढ़ता और उसकी पूरी तरह से बेनकाब करने का इरादा उसे डरा रहा था। जब दादी ने उसे धमकी दी कि वो उसकी जान भी ले सकती है तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसकी घबराहट में कोई कमी नहीं आई और वो पसीने से तरबतर हो चुका था। जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है बल्कि माइकल के पास है तो दादी बिना समय गंवाए पूरी तरह से उसे घेर लिया था। वो हार्वी को हर हाल में अपने पैसे दिलवाने का इरादा कर चुकी थी। इस बीच दादा अंगोला भी अंदर आ गया था और दादी ने उसे पूरी स्थिति का हिस्सा बना लिया। उसने दादा से कहा कि वो हार्वी पर बंदूक ताने ताकि वो किसी भी तरह से भागने या उसे झूठ बोलने का मौका न मिल सके। अब दादी हार्वी के कंप्यूटर को चेक करने लगती है और उसका उद्देश्य केवल एक था कि पैसे वापस लेना है। उसने माइकल की पहचान पर कोई भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को कमाना था। वो पूरी तरह से तन्मय से कंप्यूटर को चला रही थी और जैसे वो सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश, हार्वी ने देखा कि अब उसकी सारी चालें विफल हो चुकी है। इस समय दादी का आत्मविश्वास और पूरी योजना सटीक तरीके से काम कर रही थी और हार्वी अभी ये समझ चुका था कि वो अपनी सारी मेहनत और धोखाधड़ी से अब किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। दादी ने जब हार्वी कंप्यूटर पर नेट किंग और पैसे निकालने की कोशिश की तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही थी और इस बीच उसका पोता डैनी उसे मदद देने के लिए फोन पर मौजूद था। डैनी ने बताया कि लाल घाटा हमेशा नहीं आएगा, कोई भी रंग हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। इस सलाह से दादी ने अपने दिमाग पर जोर दिया और वो सही जगह पर निशाना ढूंढ पाई। जब वो अकाउंट खोलने की कोशिश करती है तो उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। हार्वी का कंप्यूटर इतना पुराना था कि उसमें से कोई उम्मीद के अनुसार कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। दादी ने हार्वी से पूछा कि इस कंप्यूटर में कोई बैकअप या पासवर्ड है, लेकिन वो कोई मदद नहीं करता। इस बीच दादी ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए खुद से ही नेट बैंकिंग खोलने की कोशिश की जिसमें उसके पासवर्ड की जानकारी चाहिए थी। उसने फिर से हार्वी से पूछा, लेकिन हार्वी उस सवाल का कोई जवाब देने से बच रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर दादी को उसकी जानकारी मिल गई तो उसे कोई भी तरीके से फंसा सकती थी। दादी अब पूरी तरह से हार्वी को दबाव में डालने के लिए तैयार थी। वो जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ रही थी वो पूरी तन्मयता से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही थी। दादी की चतुराई और दृढ़ता ने हार्वी और माइकल को मजबूर कर दिया था वे उसके सामने सिर झुकाए। दादी ने पहले तो हार्वी को धक्का दिया और फिर माइकल को ऐसा जवाब दिया जिससे वो टूट गया। वो अकेला नहीं है और उसकी तानाशाही का समय अब खत्म हो चुका है। हार्वी को परेशान करने और उसके कंप्यूटर में जानकारी भरने के बाद दादी ने सही कदम उठाते हुए पैसे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट को खोल दिया, लेकिन फिर भी वो अपने हार्वी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। $500 को छोड़ने का निर्णय एक तरह से उसकी इंसानियत और उसकी समझदारी का प्रमाण था। माइकल जो पहले से सोचता था कि वो अपनी ताकत से सब कुछ दबा सकता है, वो महसूस कर रहा था कि दादी की ताकत उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी। वो अपनी सिचुएशन को समझने लगा और किसी तरह से दादी के सामने नतमस्तक हो गया। अब दादी अंततः अपना कदम उठाया, माइकल और हार्वी को कुछ तरह जगह दिखाई और उसके उद्देश्य को पूरा किया, लेकिन बिना किसी और को तकलीफ बढ़ाए। इस कहानी में दादी का साहस और सूझबूझ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है, जिसमें अंत में उसने विजय दिलाई। ये कहानी वास्तव में एक दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है, जिसमें दादी भयंकर की चतुराई, साहस और आत्मविश्वास के साथ एक नायिका की भूमिका सामने आती है। उसने न केवल अपनी मेहनत से पैसे वापस प्राप्त किए बल्कि हर किसी को अहम जीवन का पाठ सिखाया। दादा अंगोला और दादी के रिश्ते की जटिलता, उनकी नोकझोंक, फिर आपसी समझ का पल, सच्चाई और समझदारी की जीत उनकी तरफ का जीत की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने अगली वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।